हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिछले बार आरआरबी एएलपी में जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में। टोटल 11 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो ये सारे 11 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पिछले दिन में हम लोग जियोग्राफी का डिस्कस किए, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था आरआरबी एएलपी में। और नेक्स्ट डे हम लोग इकोनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ आरआरबी एएलपी का जो भी पीवाईक्यू सीरीज़ है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम लोग का ऑलरेडी आरआरबी टेक्नीशियन का भी पिछले बार का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो गया है और आरआरबी जेई का भी स्टार्ट हो गया है। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि आरआरबी एएलपी पहले एग्ज़ाम होगा तो इसलिए इसका पीवाईक्यू सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी टेक्नीशियन और जेई का रिमेनिंग वीडियोस है उसको लाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज और माइंस और hazardous एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 है उसमें मिनिमम एज बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का कौन सा है, किस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट का, जो फैक्ट्री है, माइन है या फिर कोई भी हैजर्डस वर्क है, ठीक है, जहाँ पे ज़िंदगी का थोड़ा रिस्क रहता है, ऐसे कामों में एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम एज क्या है। तो मिनिमम एज आपका है 14 ईयर्स, ठीक है। जो आर्टिकल 24 है, ठीक है, ये चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं डेंजरस वर्क से, ठीक है। जैसे आपका फैक्ट्रीज़ का वर्क हो गया, माइन का वर्क हो गया, ठीक है। और ये फिर कोई भी हैजर्डस जॉब जिसमें ज़िंदगी का थोड़ा सा रिस्क रहता है, ऐसे कामों से बच्चे को प्रोटेक्ट करने आर्टिकल 24 का मेन उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या कह रहे हैं, दिस रूल एग्जिस्ट प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस हेल्थ, सेफ्टी एंड एजुकेशन, ठीक है। 14 बरस के नीचे के बच्चों के लिए ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन सितंबर 2024, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको इंक्लूड करने का यही मतलब है। ये देखिए, ये तो रिपीट होने का चांसेस ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करेंट अफेयर्स से, पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक तो है कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको पता चलना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्टैटिक पोर्शन से है। और करेंट अफेयर्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता है। तो करेंट अफेयर्स से किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, आसान जो क्वेश्चंस होते हैं करेंट अफेयर्स से वो तो सब कर लेता है, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो सब नहीं कर पाते हैं, तो ये मुश्किल क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, जैसे ये हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं कि मुश्किल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी इस टाइप के करेंट अफेयर्स आप देखेंगे, जब आप लोग करेंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे तो इस टाइप के करेंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, इन सितंबर 2024 व्हिच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द अमेंडमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2023 व्हिच एम्पावर्ड द सेंटर टू सेट अ फैक्ट चेक यूनिट to identify fake, false and misleading information about the government and its establishment on social media। तो देखिए, लेमन लैंग्वेज में बताते क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल था उसको अमेंड किया गया था, ठीक है। उस अमेंडमेंट में क्या था कि जो गवर्नमेंट है हमारा, ठीक है, वो सेटअप कर सकते हैं एक फैक्ट चेक यूनिट। किस लिए, कि ताकि ये फैक्ट चेक यूनिट जो है ये आइडेंटिफाई कर सके फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के रिलेटेड। कोई भी सोशल मीडिया में अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको ये फैक्ट चेक यूनिट आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। ये इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल का जो 2023 में जो अमेंडमेंट आया था उसके तहत ये सेटअप किया गया था, ठीक है। लेकिन सितंबर 2024 में हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में ये स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब रद्द कर दिया, इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। तो कौन से हाई कोर्ट ने ये चीज़ बताया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या कहा था, ठीक है। तो ये जो आपका आईटी रूल है, ठीक है, आईटी रूल 2023, इसमें जब अमेंडमेंट लाया था तो क्या बोला था कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट है, ये एक गवर्नमेंट एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगा ताकि कोई भी सोशल मीडिया में कोई भी फेक और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है।
प्रॉपर एक्शन लेगा ये सब कामों के लिए ये यूनिट बनाया गया था। लेकिन फिर सितंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोला कि इस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया। क्या बोल के कि राइट टू द ट्रूथ कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और जो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि सिटीजन को गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ है ये अमेंडमेंट, ठीक है, कि लोग बोल नहीं सकते अपने हिसाब से। तो इसलिए क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है और राइट टू द ट्रूथ कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए इस जो अमेंडमेंट है इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी अमेंडमेंट अगर आते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट से तो आपको पता है कि TCS बहुत सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट एक्ट अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या पूछा जाता है कि अमेंडमेंट कब आया था, आप थोड़ा ना उससे अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट को क्यों रद्द करवा दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग अमेंडमेंट को स्टडी करेंगे ये सारे फैक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका ब्रीफ डिटेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, जो which of the following acts was amended in 2023, फिर से अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। कोई कौन सा एक्ट है जो 2023 में अमेंड किया गया टू एनहांस चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स इन इंडिया, ठीक है। चाइल्ड के प्रोटेक्शन को इन्हांस करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2023 में। तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ठीक है। ये एक्ट क्या कहते हैं, तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहते हैं, ये कब आया था पहले ये देख लीजिए 2015 में, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया था कि ये जो आपका जो भी 18 साल के बच्चे हैं ना, 18 साल के नीचे के बच्चे, वो जो क्राइम करते हैं, ठीक है, ब्रेक द रूल, जो क्राइम कर रहे हैं और जो क्राइम के शिकार हो रहे हैं, ठीक है, इस दोनों टाइप के बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का काम है, ठीक है। तो ताकि इसको एक एडल्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना किया जाए और इसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। इसके अंदर जो भी ऑर्फन है, ठीक है, एबेंडन्ड चाइल्ड मतलब जो किडनैप हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कोई घर नहीं है, ऐसे चिल्ड्रन, ठीक है, जो एब्यूजमेंट का शिकार है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, ऐसे चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और जो क्राइम कमिट करते हैं 18 साल के नीचे, उसको भी उसके अंदर सुधार लाने के लिए, उसको आश्रय देने के लिए भी ये एक्ट काम करते हैं, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना, उनको आश्रय देना, एजुकेशन देना, प्रॉपर केयर देना, ठीक है। और जो कमिट करते हैं, कोई भी क्राइम कमिट करते हैं 18 साल के नीचे, वो लोग भी, उन लोग को भी हेल्प करते हैं ताकि उन लोग के अंदर सुधार आ सके, क्योंकि वो बच्चे हैं और बाद में वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, ठीक है। तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाती है, ये अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो 2015 में, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। और इस एक्ट में ना 2023 में अमेंडमेंट भी हुआ था, ठीक है। एक्ट कब आया था 2015 में, ठीक है, और अमेंडमेंट कब हुआ था 2023 में, ठीक है। और जो बाकी जो सारे एक्ट है जो ऑप्शन में थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो एक्ट है हम लोग देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये भी यार ध्यान रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एक्ट कब आया था, तो 2009 में आया था, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। जो भी 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिले, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि फ्री एजुकेशन मिले और सारे बच्चे को एडमिशन मिले, ऐसे कोई कास्ट के बेसिस पे किसी को एडमिशन ना मिले, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, ठीक है। स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिले, और जो भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे भी 25% सीट ताकि गरीब बच्चों के लिए रिजर्व हो, ये एक्ट इंश्योर करता है। कौन सा एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है जो ऑप्शन में था वो है चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, जो 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं उन लोगों को कोई भी हैजर्डस जॉब में काम में ना लिया जाए, ये इंश्योर करते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है, ताकि वो काम के बजाय स्कूल में जाए। और जो 14 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं जिनको एडोलेसेंट्स कहा जाता है, ये ना आपके रीजनिंग में बहुत पूछा जाता है, चिल्ड्रन कौन है, एडोलेसेंट कौन है,
ठीक है। तो ध्यान रखना है 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, ठीक। तो ये जो एडोलेसेंट है इन लोगों को भी कोई हैजर्डस काम में ना लिया जाए, ठीक है। ये चाइल्ड लेबर एक्ट इंश्योर करता है, ठीक है, ताकि चिल्ड्रेन को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हैं, ठीक है। और ये इंश्योर करते हैं कि वो लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, उन लोगों का हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल भी इस एक्ट के तहत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो कौन सा एक्ट है? चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है, ठीक है, हाँ, इस एक्ट में एक ना आपका अमेंडमेंट आया था आपका 2016 में, याद रखना है, ठीक। इस अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया था 14 साल के नीचे का जो बच्चे उसको कोई हैजर्डस काम में तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो फैमिली बिजनेस है, ठीक है, फैमिली फार्म हो गया, कोई इंटरप्राइज हो गया, या फिर कोई भी नॉन हैजर्डस काम है, ठीक है। नॉन हैजर्डस काम कैसा हो गया? कोई दुकान में कोई हेल्पर का काम, ठीक है, कोई भी ऐसे, तो जैसे आप देख सकते हैं कि दुकान में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उस काम में उसको रख सकते हैं ताकि वो घर के मतलब जो भी मम्मी पापा है उसका मदद कर सकें, जिसका कंडीशन ख़राब है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन स्कूल आवर के बाद, ठीक है, ताकि उसका स्कूल एजुकेशन में कोई इफेक्ट ना हो, सेफ और लाइट काम उन लोगों से करवाया जाता है, ठीक है, कोई भी हैजर्डस वर्क नहीं, ठीक। और ये ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आया था, कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था इसी एक्ट से रिलेटेड कि इस एक्ट में क्या था, तो ऐसे क्वेश्चन था कि वहाँ पे आपका स्कूल आवर में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ऐसे स्टेटमेंट था, तो आपको सही चूज़ करना था। तो स्कूल आवर में काम नहीं कर सकते हैं, स्कूल आवर के बाद और वैकेशन के टाइम, ठीक है, आफ्टर स्कूल आवर और वैकेशन के टाइम काम कर सकते हैं। और 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं वहाँ फार्म और माइन में फैक्ट्री और माइन में काम नहीं कर सकते, लेकिन फार्म वगैरह में, बिजनेसेस में छोटे मोटे जो लाइट वर्क है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है पॉक्सो एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। कब आया था? आपका 2012 में। फुल फॉर्म क्या है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। ये एक्ट क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि चाइल्ड को सेक्सुअल अब्यूज़ और हैरेसमेंट से ताकि बचाया जा सकता है, ये पॉक्सो एक्ट इंश्योर करता है। कौन से चाइल्ड? जो भी 18 साल के नीचे जो है उन लोगों को, ताकि 18 साल के नीचे के बच्चे के साथ अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, उसके साथ हैरेसमेंट होता है, उसको अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके साथ, तो कड़ी से कड़ी सज़ा ताकि मिले उस आदमी को, तो इसके लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया है, ठीक है। और इसके तहत क्या है? चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस भी होते हैं और कोर्ट प्रोसीड्यूर भी थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का आइडेंटिटी है, जो भी विक्टिम है उसका आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता है और केसेस भी थोड़ा सा क्विकली हैंडल किए जाते हैं ताकि जो भी क्राइम करते हैं उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? ताकि चिल्ड्रन सेफ रहे सेक्सुअल क्राइम से, ठीक। ये होता है आपका पॉक्सो एक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी ध्यान में रखना है 2012, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन व्हिच ईयर डिड द दिल्ली हाई कोर्ट इशू अ नोटिस रिगार्डिंग अ प्ली फॉर 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन लॉयर्स इन बार काउंसिल इलेक्शन? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जो बार काउंसिल का इलेक्शन है उसमें वुमेन लॉयर्स का 33% रिजर्वेशन हो, इसके लिए एक नोटिस जारी किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। कब किया गया था? तो कब किया गया था? 2024 में किया गया था। तो इसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि बार काउंसिल क्या है। तो बार काउंसिल ऐसे एक बॉडी है ना, जो लॉयर का ही बॉडी है, ठीक है, कुछ लॉयर मिलके एक बॉडी बनाते हैं। उनका काम क्या होता है? तो किसी लॉयर को परमिशन देना, ठीक है, ताकि वो एक लॉयर बने, ठीक है। एक लॉयर का जो लिस्ट है उसको मेंटेन रखना कि स्टेट के अंदर इतने लॉयर्स है, तो उसका लिस्ट मेंटेन रहता है, ठीक। लॉयर्स का बिहेवियर कैसा होगा, उसके सेट ऑफ रूल्स ये लोग डिसाइड करते हैं। कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उसको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा वो भी डिसाइड करते हैं। ये सारे बार काउंसिल के काम होते हैं, एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक। तो ये जो बॉडी है इसके जो मेंबर है ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक। तो इसके जो बार काउंसिल का इलेक्शन होते हैं, ठीक, इसमें क्या होते हैं ताकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, 33% रिजर्वेशन वुमेन का भी हो, इसलिए ये एक नोटिस लाया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। नोटिस इशू किया गया था, कब किया गया था? 2024 में, ठीक है। ताकि इसलिए एम क्या था? वाज टू इम्प्रूव वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लीगल बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल। देखिए अमेंडमेंट बिल से फिर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए अभी डेट उतना नहीं पूछ रहे अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी डेट पे पहले बहुत डेट पूछा जा रहा था, डेट और ईयर पूछा जा रहा था, महीना पूछा जा रहा था, लेकिन कब पहले ये पूछा जा रहा था कि कब राज्यसभा में आया था, कब लोकसभा में आया था। तो अभी ये सब नहीं पढ़ना है उतना, बस अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है उसको ज़रूर पढ़ लेना है। बहुत ही 3-4 लाइन में एक ब्रीफ आइडिया आपका होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल आया था 2023 में, ये पास किया था फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन व्हिच स्टेट, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट बिल आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, ये पास किया था एक समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसके लिए ये क्या बोलते हैं, अनुमति प्रदान किया था इस अमेंडमेंट बिल। तो ये कौन से स्टेट में ये यूनिवर्सिटी होगा, तो तेलंगाना में होगा, ठीक है। और ये एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जो ट्राइबल के हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। कब अमेंडमेंट आया था, 2023 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, H.D. Kumarasamy, who won from Manda parliamentary seat in Karnataka in 2024 general elections and became Minister of Heavy Industries, belong to which political party? तो अगर आप लोग PYQ बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको पता लगेगा, क्योंकि रेल का एग्ज़ाम TCS कंडक्ट करा रहे हैं। तो जब भी CGL का और डिफरेंट जो SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं जब TCS कंडक्ट कराता था, तब से ये इस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो कोई MP जो थोड़ा न्यूज़ में था तो उसका ना कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ लिया जाता था कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, कौन से पार्टी से है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछा जाता है कभी किसी शिफ्ट में, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बता दिया गया है क्वेश्चन में, मांडा पार्लियामेंट्री सीट, लेकिन पूछ लिया गया है कि कौन से आपका पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, तो जनता दल। तो जो भी थोड़ा न्यूज़ में होगा ना, कोई इलेक्शन के बाद कोई MP अगर बने, ठीक है, कौन से MP बने थे, मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक, नाम क्या है, H.D. कुमारस्वामी, ठीक। तो ये सब जो करेंट अफेयर्स है, ये इसको भी थोड़ा पढ़ना है आपको। अगर आपको करेंट अफेयर्स में दिख जाए कि इन्होंने जीता है, तो इन्होंने जीता है तो कहाँ से जीता है और किस पार्टी से बिलोंग करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो ये वहीं से पूछा जाता है जो थोड़ा करेंट अफेयर्स में रहते हैं। करेंट अफेयर्स में मीन्स न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेपर में आ जाते हैं, न्यूज़पेपर में, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच सेक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट। इस एक्ट से ना 2 क्वेश्चन आए, ये जो 7 वाला क्वेश्चन है और आई गेस हाँ ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 है, ठीक है, इसके बोल रहे हैं कि इसमें ना एक पहले था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है, इसको रीनेम किया गया है डिजिटल भारत निधि इस एक्ट के तहत, ठीक है। इस एक्ट के कौन से सेक्शन में ये चीज़ आता है डिजिटल भारत निधि, तो सेक्शन 24(1). देखिए बहुत डीप क्वेश्चन है, ठीक। तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है क्या, तो ये फंड ना जैसे आपका रूरल एरिया में ना इंटरनेट कनेक्टिविटी तक अच्छा मिले, टेलीकॉम सर्विसेज अच्छा मिले, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए रूरल और रिमोट एरिया में, तो इसके लिए फ़ंड कलेक्ट किया जाता था। इस फंड का नाम ही था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसको रीनेम कर दिया गया है और क्या नाम रखा है, डिजिटल भारत निधि। और ये कहाँ पे मेंशन है, ये चेंज मेंशन है सेक्शन 24(1) में, ठीक है। इस एक्ट में, कौन से एक्ट का, टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023, ठीक है। ईयर भी याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि ये एक्ट का ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में ये एक्ट आया था, तो ईयर भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन पहले वो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द ड्राफ्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि, ठीक है, जो ये जो फंड है डिजिटल भारत निधि उसके एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके लिए एक ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो कब पब्लिश किया गया था, 2024 में, फॉर पब्लिक कंसल्टेशन ऑन व्हिच डेट। देखा ये डेट भी पूछ रहे हैं, तो इसमें अगर आपको पता होगा ना, मान लीजिए कि ये जब न्यूज़ पढ़ रहे थे, अगर आप ध्यान से पढ़े थे
इसके बारे में, तभी आप ये इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको आता है तभी अटेम्प्ट करना, वरना इसमें तुक्का कभी नहीं मारना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए जो ये जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, इसमें जो सुधार लाया, पहले तो डिजिटल भारत निधि इसका नामकरण किया गया, फिर इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सेट ऑफ रूल्स नया ऐड किया गया। तो वो रूल कितना सही है कितना गलत है, पब्लिक के ताकि थोड़ा ये ले सके, आपका रिकमेंडेशन ले सके, सजेशन ले सके, फीडबैक ले सके, इसलिए इसका ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था पहले, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो कब पब्लिश किया गया था ये चीज़? 4 जुलाई 2024 में ये ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024, याद रखना है यार, भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये एम क्या कहते हैं, दैट एम्स टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड अक्रॉस द कंट्री केम इन टू इफेक्ट इन व्हिच मंथ ऑफ 2024। देखिए मंथ भी पूछ रहे हैं आपको, आपको डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, सारी चीज़ याद रखना है, ठीक। ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट कोई भी एक्ट आता है, कोई अमेंडमेंट बिल आता है, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा चीज़ याद रखना है, किस बारे में है, डेट, मंथ, ठीक है, सब कुछ याद रखना है। तो ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है 2024 में किस लिए आया था कि जो आप लोग का ये जो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो रहा है, या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट जैसे नीट वगैरह हो गया, यहाँ पे कोई अनफेयर मीन्स ना हो, जैसे क्वेश्चन पेपर आपका लीक हो जाता है, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, ठीक है, चीटिंग वगैरह, ठीक। तो ये सब को रोकने के लिए, ताकि जो भी ये सब कर रहे हैं उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता है, ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। और कब से आया था ये? जून 2024 से, ठीक है। कौन सा एक्ट? पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, ठीक है। कब आया था? जून में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या लॉन्च किया है? एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किस लिए? टू रजिस्टर एंड मॉनिटर कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये मिनिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि वर्क प्लेस में वुमेन को अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ताकि वो कंप्लेन लॉन्च कर सके ऑनलाइन घर बैठे, ठीक। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म है आपका सी बॉक्स, ठीक। ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये अलाउ करता है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, दोनों के लिए, ठीक है, ताकि उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, वो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सके, ताकि कहीं पे जाना ना पड़े, ठीक है। बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्टार्ट किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एवरग्रीन होते हैं। अभी ये तो करंट अफेयर्स में आ गया है, लेकिन ये बाद में भी आ सकते हैं ऐसे स्टैटिक के क्वेश्चन फॉर्म में, कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है ताकि वुमेन वर्क प्लेस में अगर कोई हैरेसमेंट का शिकार हो तो वो कंप्लेंट लॉन्च करे। तो अभी तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बाद में ये स्टैटिक भी आ जाएगा। ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म है आपका सी बॉक्स, ठीक। और ये गवर्नमेंट को किस लिए हेल्प करते हैं, ताकि एक ही जगह में अगर कंप्लेंट लॉन्च हो तो मॉनिटर भी कर सकते हैं किस कंप्लेंट का कितना मतलब किसी को जजमेंट मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, तो एक्शन लिया गया है कि नहीं लिया गया है कंप्लेंट का। तो ये सब ट्रैक करना बहुत आसान होता है अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, इसलिए ये प्लेटफॉर्म लाया गया है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये है आपका एज पर वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 WBL 2024। ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में पूछ रहे हैं कि इंडिया कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 100, ठीक है। इंडिया का स्कोर था 74.4, ठीक है। ये जो WBL रिपोर्ट है, ये क्या बोलते हैं ना कि कोई भी जो कंट्री है ना, तो कंट्री तो लॉ बनाते हैं, तो वो लॉ कितना वुमेन को ये कहते हैं कि ईज़ करते हैं, कोई सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि वो आसानी से एक जॉब मिल जाए उसको, और कोई भी लड़कों के समान उसको वेतन भी मिले, और आसानी से कोई वुमेन बिजनेस स्टार्ट कर सके, उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिले, वर्क प्लेस का सेफ्टी इंश्योर हो, ठीक है। अभी देखिए वर्क प्लेस के सेफ्टी के लिए हम लोग का प्लेटफॉर्म भी लाया गया है, सी बॉक्स प्लेटफॉर्म, ठीक। प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस राइट भी उसको मिले, ठीक है। रिटायरमेंट और पेंशन मिले, ये सब ताकि मिले। ये कोई कंट्री अगर इसके लिए लॉ बनाते हैं तो वुमेन के लिए थोड़ा आसानी हो जाता है। तो
ये जो स्कोर है ये यही दर्शाते हैं कौन से कंट्री कितना वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्कोर है इसी चीज़ का मेजरमेंट है, ठीक। तो इसका पर्पस क्या है, टू एनकरेज कंट्रीज टू मेक लॉज दैट गिव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन, ताकि वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक। तो ये जो WBL रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा 1-2 रिपोर्ट के ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं, आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे नीति आयोग के सारे रिपोर्ट से, इस बार भी क्वेश्चन बनने का पूरे चांसेस है। तो ये जो मेन रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो गया, इससे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए। नॉर्मली सब नहीं पढ़ते हैं और इसी 1-2 नंबर के कारण ना आपका सारे पोस्ट का कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, ठीक है। सारे पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करना होगा ना तो आपको इस टाइप के जो भी अनकॉमन क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मेजर्स हाउ लॉ अफेक्ट्स वुमेन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो 2024 में ये रिपोर्ट आया था, इंडिया का स्कोर था 74.4 आउट ऑफ 100, ठीक है। द स्कोर रिफ्लेक्ट्स प्रोग्रेस इन एरियाज लाइक एम्प्लॉयमेंट, पे एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉस, ठीक है, वुमेन का, ठीक है। तो आज यही 11 क्वेश्चन था। अगला लेक्चर जो आपका आएगा वो आएगा इकोनॉमिक्स के ऊपर, और इसी के साथ साथ ये ALP का जो PYQ है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद टेक्नीशियन और JEE का जो भी रिमेनिंग वीडियोस है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग ये जो भी छोटे एग्ज़ाम्स थे उसका PYQ जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, हम लोग RRB, NTPC और अंडर ग्रेजुएट के PYQ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। पिन कॉमेंट में इसका आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF पे मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।